माणूस हुक्केरी सांगली। इनका सवाल है कि एक सरकारी कर्मचारी है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उस पर इतना दबाव आ रहा है रिश्वत लेने के लिए कि उसको नकारना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत दबाव आ रहा है, तो वो क्या करे। देखिए, सरकारी तंत्र में काम करने वाले काफी लोग मेरे मित्र हैं। मैं सलाह देना तो योग्य नहीं समझता हूं, लेकिन मैं होता तो मैं क्या करता। मैं तो नहीं रिश्वत लेता, चाहे परिणाम जो भी हो। अभी मैंने व्यवसाय किया है। मेरा व्यवसाय तो बड़े पैमाने पर लोगों के ध्यान में आता था, बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता था, उसकी जाहिरात होती थी, उस गांव में बड़ी चर्चा होती थी। और ये पूरे भारत में या महाराष्ट्र में भी ये तंत्र है कि जो व्यवसाय करता है उसको कुछ लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। वो केवल सरकारी लोग होते हैं ऐसे नहीं है, कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, कुछ ये होते वो होते। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को एक पैसा, लीगल नहीं है ऐसा, दिया नहीं। तो मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि तुम इसलिए जी पाए हो इस ढंग से क्योंकि तुम्हारा नाम है, तुमसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता है, कोई हिम्मत नहीं करता है, और इसलिए तुम इस ढंग से व्यवसाय कर पाए। अदरवाइज तुम इस ढंग से व्यवसाय नहीं कर पाते, तुमको भी जिसको खंडनी कहा जाता है देनी पड़ती। अब ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने तो कभी झुका नहीं, झुकने का नहीं तय किया था, नहीं झुका कभी, जो होगा सो देखा जाएगा, ये एटीट्यूड रखा। सरकारी तंत्र में जो सिस्टम है उसमें शायद आप ये जो घूस लेने की प्रथा है, इस घूस को रोक नहीं पाओ, यानी बाकी लोगों को रोक नहीं पाओ। शायद आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हो, उनको रोक नहीं पाओ, यह संभव है। लेकिन आपने खुद ने व्यक्तिगत घूस लेनी है कि नहीं, ये तो आपके हाथ में है, आप तय कर सकते हो। मेरे कई सरकारी ऐसे मित्र हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने तय किया अपने जीवन में कि मैं घूस नहीं लूंगा। अब इस कारण उनके सर्विस में काफी दिक्कतें भी आई। अब जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, एसपी लेवल का अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, तो सीधा गृह मंत्री से आदेश आते हैं कि इतने पैसे भेजो। अब ये एसपी अधिकारी अगर घूस नहीं लेता है तो कहां से पैसे भेजेगा, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये गृह मंत्री बाद में इस व्यक्ति को किसी की पोस्ट पर रखना नहीं चाहता है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, उसको संभालने की सिचुएशन आती है, तो ऐसे ही अधिकारी को वो बुलाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी होती है। गृह मंत्री भी थोड़ा उनके बारे में डर कर सोचते हैं कि ये आदमी घूस लेता नहीं, देता नहीं, ये कि झंझट में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं, हो सकता है उसे हमेशा की पोस्ट ना मिले। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का बहुत महत्व उस दल में होता है, और जब कभी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन हैंडल करनी होती है तो ऐसे ही अधिकारियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अधिकारी स्ट्रिक्ट है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब दो तरीके के अधिकारी हैं, जो खुद घूस लेते नहीं है और पूरी की पूरी यंत्रणा में किसी को घूस लेने नहीं देते। अगर इस ढंग से ये अधिकारी अपनी पूरी यंत्रणा को सुधारना चाहता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी बड़ी दिक्कतें बढ़ती है, उसको वहां सर्विस करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका बॉस भी घूस लेने वाला है, बॉस का बॉस भी घूस लेने वाला है, और उसका बॉस गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी घूस लेने वाले, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है।
लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि जिनको करना है वो करते बैठे, मैं नहीं करूंगा, मैं इससे दूर रहूंगा, तो वहां पर वो व्यवस्था की जाती है कि एसपी कौन है, यहाँ के अमुक अमुक है, ये तो घूस के इसके झंझट में गिरने वाले नहीं है, चलो एडिशनल एसपी कौन है, ऐसे आदमी को बिठाएंगे जो घूस की पूरी यंत्रणा अमल में लाएगा, घूस के क्षेत्र में वो चीफ होगा। ये भी मैंने देखा है। अब ये बड़े ओहदे वाले अधिकारी है, आईपीएस है, आईएएस है, इनको सरकार इजीली निकाल भी नहीं सकती है। लेकिन छोटा अगर अधिकारी होगा जो पूरी तरह से सरकार के रहम करम पर होगा या फिर अपने बॉस के रहम करम पर होगा, तो वो क्या करेगा? मुझे लगता है सरकारी तंत्र में किसी पर भी घूस लेने का कितना भी दबाव बने और उसने कह दिया कि मैं घूस नहीं लूंगा, तो उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। हाँ, काम करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, ये हो सकता है, लेकिन घूस लेने के लिए मजबूर नहीं हो। मैं घूस नहीं लूंगा, ठीक है, ये काम है, बॉस ने कहा है, बॉस की आज्ञा अमल में लाना मेरा काम है और इसमें वैसे कानूनन कोई गफलत नहीं है, तो मैं कर दूंगा। कानून के खिलाफ होगा तो नहीं करूंगा, लेकिन कानून में पॉसिबल है तो कर दूंगा, लेकिन एक पैसा नहीं लूंगा, वो पैसे की बात मेरे साथ मत निकालो। इस ढंग का व्यवहार सरकारी अधिकारी कर सकता है। करना नहीं करना ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। फिर लोग आपसे फटक कर रहेंगे, आपको अलग समझेंगे, आपको अपने में का नहीं समझेंगे, ये सब चीज़ें होगी, लेकिन आपका रिस्पेक्ट भी उतना ही करते रहेंगे। जो आदमी कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और लोगों के साथ में नम्र व्यवहार करता है और अपने तत्वों के बारे में बहुत अड़िग होता है, अपने मूल्य लेकर जीता है, लेकिन लोगों के साथ में बहुत शिष्ट सम्मत व्यवहार करता है, प्यार भरा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का हमेशा लोग आदर करते हैं। हम जो नहीं कर पा रहे वो व्यक्ति ये करता है करके उसका सम्मान दिल ही दिल में करते हैं, चाहे मुंह पर बोलकर बताए ना बताए। ये हमेशा आप याद रखिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है मेरा मन मुझसे क्या कहता है। मेरा मन अगर मुझसे कहता है कि बस यही मुझे करना है, तूने किया बहुत अच्छी बात है, यानी अपने आप को कह रहा है कि तूने किया वो बहुत अच्छी बात है, तो ये मेरे लिए सर्वोपरि है। ये आदमी अंदर से पूरा आत्मविश्वास भरा रहता व्यक्ति है, अंदर से क्लियर रहता है, कोई संशय उसके मन में नहीं होता है, दबाव के नीचे में झुका नहीं, इसका अभिमान भी उसके मन में होता है। अभिमान बोलिए, स्वाभिमान बोलिए, आत्मविश्वास बोलिए, रहता है। तो यही तो हमारे जीवन में सबसे महत्व की बात होती है। तो हर व्यक्ति ने ये व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है, ये कोई ऐसा जनरल एक निर्णय ले और थोपे ऐसा नहीं होता है। हर क्षेत्र में होता है, केवल सरकारी अधिकारी के क्षेत्र में नहीं है, डॉक्टरी क्षेत्र में है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आप सर्जन हो, अब सर्जन हो तो डायरेक्टली तो लोग आपके पास सर्जरी के लिए नहीं आते हैं, वो पहले एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ जाते हैं, फिर एमबीबीएस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तब सर्जन के पास लोग आते हैं। तो सर्जन तो बाकी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, उन पर डिपेंड है। तो मेरे कई मित्र जब सर्जन बने तो उन्होंने मेरे सामने सवाल उठाया कि क्या करें। मैंने कहा आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि नहीं, ये कट प्रैक्टिस बहुत गंदी है। 30 से 40% कट देने का, उतने ही पैसे हम कम कर सकते हैं ना। 10,000 में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो 6,000 में कर सकते हैं ना, उतनी सहूलियत उसको मिलेगी ना। क्यों ऐसे कट देने का 40%? नहीं देना है मुझे। तो मैंने कहा ये अगर आपका निश्चय है तो निश्चय लेकर बैठिए। शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 2 साल बाद आपकी प्रैक्टिस मस्त चलने लगेगी। तो मेरे एक मित्र सर्जन हैं, उन्होंने जब उनकी प्रैक्टिस शुरू की तो लिटरली 6 माह तक वो मक्खियां मार रहे थे, जबकि उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छे सर्जन बन चुके थे। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और उनका ये, और पुणे जैसा शहर, पुणे जैसे शहर में ये तो यानी बम्बई से थोड़ा कम ही है, लेकिन ये पूरी तरह से सिस्टम बन चुकी थी कि जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा सर्जरी का वो 40% उसमें से लेगा। और इन्होंने डे 1 से कह दिया था कि मैं कट नहीं देने वाला हूँ।
हाँ, मेरे साथ खाना खाने के लिए आइए, चाय पीने के लिए आइए, वहाँ तक ठीक है। 6 महीने तक उनको ऐसा लग रहा था कि मैं मानव साहब के साथ में इतनी चर्चा की, मैंने ये निर्णय लिया, कहीं मेरा ये निर्णय गलत न हो जाए। लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनकी बीवी भी डॉक्टर थी, वो अच्छे जगह काम कर रही थी, पैसा घर में आ रहा था, इसलिए भूखे मरने की नौबत नहीं थी। हालांकि वो बहुत ही गरीब घर से आए थे, उनके पिताजी केवल प्राथमिक स्कूल टीचर थे, ऐसी अवस्था में जिए थे, पैसों का महत्व बहुत लगता था उनको। इसके बावजूद उन्होंने पेशेंस रखी। 6 माह के बाद में परिस्थिति बदल देगी। जो डॉक्टर लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, उन्हीं के घर के लोग इनके पास आने लग गए, क्योंकि ये डॉक्टर सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, कट भी नहीं लेते हैं। और धीरे धीरे बात ऐसे फैलती गई कि जो डॉक्टर लोग दूसरे की तरफ हमेशा पेशेंट भेजते हैं, उनके घर के पेशेंट ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और आज उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। एक पैसा किसी को न देते हुए इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोरिंग प्रैक्टिस चलती है। तो हर क्षेत्र में यह सवाल आता है, ये केवल एक क्षेत्र में सवाल नहीं आता है कि केवल सरकारी नौकरी में ही ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है। तो आपने अपने आप को कहाँ तक नीचे गिराना है, ये अपने आप को तय करना है। अपनी शर्तों पर जीना है, ये अपने आप को तय करना है। उसकी कीमत देने की हमको तैयारी रखनी पड़ती है। अगर आपकी कीमत देने की तैयारी है, तो आपको कोई इस दुनिया में झुका नहीं सकता है।